नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। रूबरू कराएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम राजभवन में अखंड पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 बजे के दौरान देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम धामी। देहरादून से अहम जानकारी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी राजभवन में अखंड पाठ का कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 बजे के करीब देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी सीएम धामी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी आज राजभवन में अखंड पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे और 4 बजे देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस दौरान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से फ्लैग ऑफ करते हुए सीएम धामी नजर आने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस दौरान हवाई सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। चलिए इसी बीच रुख करेंगे एक और अहम जानकारी की ओर। अहम जानकारी, बड़ी खबर उत्तराखंड में, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने टीम का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी समेत कई पदों की घोषणा कर दी गई है। कई विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से नई सूची विधायकों की जिम्मेदारी को लेकर जारी की गई है। कई पदों पर यहां पर मीडिया प्रभारी के साथ कई पदों पर अलग अलग विधायकों के नाम जारी किए गए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पूरी टीम का ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी समेत कई पदों की घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग पदों के लिए तमाम नाम लिस्ट के तौर पर जारी किए गए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टीम का ऐलान किया है और प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया प्रभारी समेत कई पदों पर नए विधायकों की जिम्मेदारी के नाम की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में यहां अब बीजेपी पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, यहां पर बीजेपी की ओर से नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अब नए विधायक जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। कितना अहम होने वाला है ये, क्योंकि नए विधायक इसमें आ रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण होगा ये? चलिए एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आप अच्छा, इसी खबर पर दोबारा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी उत्तराखंड की ओर से तमाम पदों पर अब नए विधायकों को जिम्मेदारी दी जा रही है, ये फेरबदल हुआ, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये फेरबदल उत्तराखंड के लिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जो है वो की सूची भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति के बाद जो है ये सूची जारी हुई है। इस सूची की अगर बात की जाए तो अगर देखा जाए तो सूची में जो है भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं और महिलाओं पर जो है काफी फोकस किया है और युवाओं को और महिलाओं को काफी ज्यादा जो है इसमें तवज्जो दी गई है। पिछली बार की जो बात की जाए तो इस बार जो है जो पिछले महामंत्री थे वो तीनों ही महामंत्री भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बदल दिए हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी महिला को जो है प्रदेश का महामंत्री भाजपा ने जो है वो बनाया। बिप्पी रावत जो की कई बार जबकि दावेदार भी हो रही है और कई पदों पर पार्टी में रह चुकी है, उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। पौड़ी गढ़वाल की जो है वो आती है और इसी के साथ ही जो है 2022 में अभी डोईवाला से उन्होंने टिकट की मांग भी की थी, तो उन्हें अब जो है प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ ही नेहा जोशी जो कि पहले युवा मोर्चा में भी रही है, कई पदों पर रही है और उनके पिता दिनेश जोशी मंत्री भी हैं और मसूरी विधानसभा से जो है वो आती हैं, उन्हें भी प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अब हो चुकी हैं जो आशा नोटियाल, तो उन्हें अब उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी जगहों पर रुचि सिंह भट्ट को जो है भाजपा ने महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी है।
इसी तरीके से युवाओं की बात की जाए तो इसमें युवाओं को भी जो है मौका दिया गया है। जो पुराने पदाधिकारी थे उन्हें हटा करके जो नए चेहरे हैं वो मेरी इस कार्यकारिणी में जोड़ा गया है। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 को लेकर के पूरा फोकस कर रही है। 2027 को लेकर के युवा और महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की, इसमें जो सूची जारी की गई महिलाओं पर फोकस ज्यादा ही किया गया है। उस चीजों को देखा जाए तो क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो है जो पुरुष वोटर है और महिला वोटर लगभग दोनों ही बराबर है। 50% के लगभग ही जो है पुरुष वोटर है और करीब 49-50% के लगभग ही महिला वोटर है। और पिछले कई चुनाव को अगर उठा के देखा जाए तो जिस तरीके से देखा गया महिला वोटरों ने काफी ज्यादा वोट भी किया और पुरुषों की भांति महिला वोटर भी ज्यादा बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा भी लेती है। इसका ये कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पर ज्यादा भरोसा जो है वो जताया भी है। तो ऐसे में अब जो है 2027 की जो टीम ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है प्रदेश अध्यक्ष और महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में, जिसमें जो है तमाम शहरों को शामिल किया गया। तो ऐसे में 2027 में टीम किस तरीके का प्रदर्शन करती है, किस तरीके से 2027 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहता है, वह तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल अरुण सैनी, जो जिस तरीके से प्रदेश में पदाधिकारियों के नाम में फेरबदल देखने को मिल रही है, अगर हम ऐसे में बात करें कि ऐसे कौन से पुराने चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने दोबारा से भरोसा जताया है और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए कितना ये फेरबदल सही साबित होने वाला है? जी देखिए, अगर पुराने चेहरों की बात की जाए तो कई पुराने चेहरे भाजपा ने रिपीट किए, जैसे कि चाहे वो प्रदेश मीडिया प्रभारी हो मनोज चौहान, उन्हें तीसरी बार जो है प्रदेश मीडिया का जो है मीडिया शिकार किया गया। इसी के साथ ही जो है अन्य चाहे अनिल गोयल हो उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से कई जो पुराने चेहरे थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी नए चेहरे जोड़े हैं, पुराने चेहरों में इसको भी जो है रिपीट भी किया गया है। और लेकिन जो फोकस सूची में किया गया तो नए चेहरों में किया गया है, नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी गई है, उसमें भी युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी गई है और जो महिलाएं हों उन्हें ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो इस तरीके से पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये सूची तैयार की है। 2027 के मिलाद से जो है कोई समीकरण भी भारतीय जनता पार्टी साथी भी दिखाई दे रही है 27 के चुनाव को लेकर के। और उस तरीके से कई चेहरे भी सूची में जारी किए गए हैं, इस सूची में डाले गए हैं जो 2027 में सीधे सीधे तौर पर चुनाव विधानसभा चुनाव के दावेदार भी है। इसी तरीके से समीकरण की साथी भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और ये जो नई कार्यकारिणी का गठन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की हुआ है, कितना कारनामा करती है, किस तरीके का प्रदर्शन 2027 में करती है, क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाती है, तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली है। जी बिल्कुल अरुण, ये जिस तरीके से प्रदेश में अब कार्यकारिणी की नई बैठक और पूरी तरीके से नई टीम बनाई गई है, आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर है वो तो अब आने वाला समय बताएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुख करेंगे एक और अहम जानकारी, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां सीएम धामी से विधायकों ने शासकीय आवास पर मुलाकात की है। सभी विधायकों ने विधानसभाओं के समग्र विकास के लिए आभार जताया। डबल इंजन सरकार सशक्त उत्तराखंड की दिशा में कर रही है काम। विधायकों के साथ मीटिंग और मुख्यमंत्री के साथ विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी इस दौरान मुलाकात की है और मुख्यमंत्री के साथ विकास पर भी चर्चा की गई है। इससे पहले भी कई बार सीएम भेंट कर चुके हैं विधायकों से और कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। सभी विधायकों से विधानसभाओं के समग्र विकास और कार्य को लेकर चर्चा की गई है। डबल इंजन सरकार पर रणनीति देखते हुए विधायकों से एक बार फिर सीएम धामी मुलाकात करते हुए नजर आए। लगातार सीएम धामी अपने विधायकों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं और इस दौरान विकास के समग्र काम की भी यहां पर उनसे जानकारी लेते रहते हैं। सभी विधायकों ने विधानसभा के समग्र विकास को लेकर उनका आभार भी जताया है और उत्तराखंड की सरकार और आगे की रणनीति और इसी के साथ विकास को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चाएं तेज है और इससे पहले भी कई बार सीएम से विधायक भेंट कर चुके हैं। इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक और मुलाकात के क्या कुछ मायने आगे निकल कर आते हैं। डबल इंजन सरकार और इसी के साथ उनके कार्य को लेकर भी इस
भेंट में बात की गई है और प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अब चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन दिवस पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। बता दें, उत्तराखंड में भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम होंगे। साथ ही राज्य भर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और युवा नमो मैराथन में भाग लेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी के जनसेवा संदेश को आगे बढ़ाते हुए जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में जो उनका सेवा भाव रहता है, सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। 17 से और 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। साथ में हमारे जितने भी पूरे उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, रक्तदान शिविर जो है रक्तदान किया जाएगा। हमारे युवा मोर्चा के द्वारा जो है नमो मैराथन जो है वो की जाएगी। बहुत सारे सेवा भाव से जो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाव रहता है कि पूरे आम जन की सेवा करना, उसी प्रकार से हमारे पूरे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव से सेवा पखवाड़े के साथ जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां स्वच्छता अभियान किया जाएगा और जहां पर हमारे जो मठ मंदिर है जहाँ पे पूजा अर्चना जो पूजा अर्चना की जाती है, उस प्रकार से अनेकों कार्यक्रमों में जो है भाग लेंगे। तो ये सेवा भाव से ये 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जो हमारा जन्म दिवस है और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 तारीख तक किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 4114 विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच और निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं देहरादून में 425 शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें कि दिव्यांग प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। देखिए, जो स्वास्थ्य पखवाड़ा है इसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जो है नारी और बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान फोकस करते हुए हमारे द्वारा जिले में 425 जो है वो स्वास्थ्य शिविर जो है का आयोजन किया जाएगा। 9 बड़े स्वास्थ्य शिविर जो कि हमारे नगर निगम में लगेंगे, नगर पालिका में और हमारे ब्लॉक लेवल पे लगेंगे। इसके अलावा जो हमारे नगरीय क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र हैं देहरादून के, वहाँ पे 12 कैंप का आयोजन किया जाएगा। जो ऋषिकेश का अर्बन क्षेत्र है वहाँ पे 2 कैंप का आयोजन किया जाएगा और जो हमारे ग्राम पंचायत के क्षेत्र है वहाँ पे 402 कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इस तरीके से 425 जो है वो कैंप जो आयोजित किए जाएंगे। जो बड़े हमारे जो कैंप हैं उनमें सभी प्रकार की स्पेशलिस्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिव्यांगों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की सेवा उपलब्ध की जाएगी, सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग की सेवा दी जाएगी, आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवा दी जाएगी, टीबी स्क्रीनिंग की सेवा दी जाएगी, सामान्य जांचों की सेवा दी जाएगी और सामान्य दवाई का वितरण भी वहाँ पे किया जाएगा। लोगों में पोषण को लेकर जन जागरूकता की जाएगी, एनीमिया के ऊपर जागरूकता की जाएगी और हाइजीन के ऊपर भी जन जागरूकता उसमें जो है वहाँ पे वो की जाएगी। ये 17 तारीख से शुरू हो जाएगा। 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक विभिन्न विभिन्न तिथियों में ये आयोजन किया जाएगा और इसमें संबंधित क्षेत्र के गणमान्य जो व्यक्ति हैं उनको भी वहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। देहरादून के सर्वे चौक ऑडिटोरियम में हिंदी दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिंदी भाषा साहित्य मंत्री सुबोध उनियाल के साथ कई साहित्यकार और कवि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के योगदान को सम्मानित किया गया और लाइफ टाइम हिंदी अवार्ड प्रदान भी किया गया। सरकार ने साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए की धनराशि भी वितरित की। साहित्य के माध्यम से साहित्यकारों ने चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे इस राज्य के निर्माण की लड़ाई हो, इन सब में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है और संस्कृति के वाहक के रूप में भी साहित्यकारों ने विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीर्घकालीन सीमाओं के लिए देने का निर्णय जब लिया गया, इसमें इसकी गाइडलाइन में तो हमने ये किया था कि जो भी राजपत्रित
अधिकारी के ऊपर से व्यक्ति हो गए, वो इसके लिए उसको उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे मूल भावना थी, जिन साहित्यकारों ने साहित्य को जीवित रखने के लिए जीवन में तमाम संकट सहते हुए आर्थिक रूप से भी बेचारे बहुत आगे नहीं बढ़ पाते थे, परिवार को भी क्या झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने साहित्य को जीवित रखा। चलिए सीधा रुख करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां देहरादून में केदारनाथ के लिए हेली सेवा आज फिर से शुरू होगी। दूसरे चरण की यात्रा के लिए उड़ानें होंगी उपलब्ध। डीजीसीए आज निरीक्षण के बाद देगा उड़ान की अनुमति। कंपनियों को हेली सेवाओं के लिए मिली है अनुमति और यात्री ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। किराया पहले की ही तरह रहेगा, टिकट तय दर पर ही बिकेंगे। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी हेली सेवा को लेकर। केदारनाथ के लिए आज फिर से हेली सेवा की शुरुआत होगी। दूसरे चरण की यात्रा के लिए उड़ानें यहां पर उपलब्ध रहेंगी। हालांकि डीजीसी आज निरीक्षण के बाद ही उड़ान की अनुमति देगा। मौसम को देखते हुए ही आगामी शुरुआत और इसी के साथ उड़ान की उपलब्धि देखी जाएगी। यात्रियों की ऑनलाइन की बात करें तो यात्री ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। किराया पहले की ही तरह रहेगा और केदारनाथ के लिए हेली सेवा आज फिर से शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण की यात्रा के लिए उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। हालांकि निरीक्षण के बाद उड़ान को अनुमति दी जाएगी। मौसम को देखा जाएगा, उसकी स्थिति को देखते हुए ही आगे उड़ान के लिए अनुमति दी जाएगी। टिकट के लिए यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। किराया पहले की ही तरह रहेगा, लेकिन टिकट तय दर पर ही मिलेगी। और केदारनाथ के लिए सेवा हेली सेवा आज फिर से शुरू हो गई है। दूसरे चरण की यात्रा से ये हेली सेवा यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेगी। डीजीसीए आज निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी। कई कंपनियों को इस टिकट बुकिंग के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि किराया पहले की ही तरह रहेगा, लेकिन टिकट तय दर पर ही बेचे जाएंगे। ऐसा को भी साफ तौर पर दिशा निर्देश इसके लिए जारी किए गए हैं। चलिए रुख करेंगे देहरादून से आ रही एक और अहम जानकारी, एक और बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर, जहां राज्य में बनेगा दिव्यांगों का डाटाबेस और प्रदेश भर के दिव्यांगों का डाटा एक क्लिक पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार कर रही है दिव्यांग जन सर्वेक्षण की तैयारी, जिसमें 20,000 आंगनबाड़ी वर्कर कर रहे हैं सर्वेक्षण और सर्वे का कार्य 15 से 23 सितंबर के बीच होगा पूरा। डाटाबेस से नीति निर्धारण और सेवाओं में आसानी होगी। दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा कदम, जहां प्रदेश भर के दिव्यांगों का डाटा एक एक क्लिक पर अब दिव्यांगजनों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर सर्वेक्षण की तैयारी कर रही है, जिसमें 20,000 आंगनबाड़ी इस सर्वे के लिए काम कर रहे हैं। 15 से 23 सितंबर के बीच ये सर्वे किया जाएगा और डेटा बेस के आधार पर ही आगामी रणनीतियों और नीतियों और इसी के साथ ही आरक्षण पर भी काम किया जाएगा। प्रदेश भर के दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा कदम। मसूरी में अवैध निर्माण योजनाबद्ध विकास पर खतरा बनते हुए नजर आ रहा है। अब मोर्चा एमडीडीए ने खोल दिया है। इसी को लेकर उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि मसूरी के सेक्टरों में बांटकर अवैध निर्माण कर चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि नोटिस, सीलिंग और एफआईआर तक की कार्रवाई होगी। और इसी के साथ वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी और ऑनलाइन स्वीकृति प्रणाली से भी कानून निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, कल मुख्य सचिव महोदय ने भी निर्देश दिया और बारिश की वजह से आप देख रहे हैं जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई, सड़कें भी, फुटपाथ भी। तो जैसे ही बारिश खत्म होती है हम लोग यहाँ पर एक दौरा करेंगे और जहाँ भी सौंदर्यीकरण की और रिपेयरिंग के काम होंगे वो किए जाएंगे। नहीं, देखिए, हम लोग अगर आप देखेंगे प्राधिकरण स्तर से लगातार जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो अवैध प्लाटिंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और एक वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी भी मसूरी के लिए बनाई गई है, जो विचाराधीन है, उस पर भी निर्णय लिया जाएगा ताकि यहाँ की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने देहरादून में अवैध रूप से रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूजा विहार और चंद्रबनी क्षेत्र में चलाए गए सत्यापन अभियान में उन्हें पकड़ लिया गया है और पूछताछ में दोनों ने अवैध घुसपैठ स्वीकार किया। इसी कड़ी में पुलिस ने उनके बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद कर लिए और डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी है।
ऑपरेशन काल नेमी के तहत जिले में लगातार इस पर जांच जारी है। हाँ, देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, इसके तहत ऐसे जो छदम भेजदारी या बांग्लादेश या अन्य जगहों से आकर यहाँ बस गए उत्तराखंड में और कहीं न कहीं अवांछनीय गतिविधि में शामिल होने की भी इनकी संभावना रहती है। इसको देखते हुए पूर्व में अभी 5 लोग को अभी इसमें डिपोर्ट किया गया था और 7 लोग को इसमें अरेस्ट किया गया था जो बांग्लादेशी पाए गए थे। उन्हीं के आधार पर जो उनसे कुछ इंट्रोगेशन पे कुछ इनपुट मिले थे कि अन्य यहाँ पर बांग्लादेशी महिलाएं भी इस एरिया में 6-8 महीने पहले से आके रह रही है। उसके आधार पर हमारी एक संयुक्त टीम बनाई थी जिसमें हमारी LIU और पुलिस और SOG की टीमें लगी थी लगातार उस एरिया के सत्यापन में, ऐसे संदिग्धों को खोजने में। और इसमें जो सूचना के आधार पर 2 बांग्लादेशी महिलाएं जो संदिग्ध प्रतीत हुई थी, उससे जब पूछताछ की गई और उनसे समस्त कागजों की जानकारी की गई और वेरीफाई किया गया तो पता चला वो बांग्लादेश से 1 साल पूर्व जो है किसी एजेंट के माध्यम से वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके आई थी और 6-7 महीने पहले ही यहाँ देहरादून में आई थी। चूँकि इसकी जानकारी कुछ और में इनपुट प्राप्त हुए थे कि ऐसे लोग यहाँ पर अभी और हैं, उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इनको अभी डिटेंशन सेंटर में भेजा गया और वहाँ से नियमानुसार आदेश प्राप्त होते ही इनको बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करा के वापस इनकी कंट्री में भेजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के उस पार तमाम अहम खबरों के साथ।